माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2023-2024 के लिए बजट अनुमानों पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार में वित्त मंत्री का भी दायित्व निभा रहा हूं, इसलिए वित्त मंत्री के नाते मुझे ये इस बार लगातार चौथे बजट का और ये रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। जैसे पहले 3 साल लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत सी मीटिंग की, अलग अलग विभाग, चाहे वो कृषि के नाते जुड़े हों, उद्योग के नाते जुड़े हों, विनिर्माण के नाते, सेवा अथवा सांसद, विधायक, इन सब बंधुओं से पर विचार विमर्श किया है। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल मिला के 700 सजेशन हमारे पास आए थे, जिनमें से 68 सुझावों को इस बजट में और इंक्लूड किया गया है। कुछ उसमें डबलिंग भी थी, तो ऐसा सुझाव तो ज़्यादा बन जाता है, लेकिन 68 जो अलग अलग से उल्लेख करके उसके अंदर और ये जोड़ा गया है। बहुत से सुझाव काफ़ी अच्छे थे, बहुत से सुझाव दूरगामी भी थे। बजट की सीमाएं होती हैं, तो बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी जोड़ना संभव था उनको हमने जोड़ा है। बजट का उपयोग सामान्यतया जो विकास है, दिखने वाला विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक विकास, मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि सारा पैसा उसी पर लगेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल उस पर नहीं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यवस्था परिवर्तन की चीजें भी होती हैं, बहुत दूरगामी कार्यक्रम भी होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, ताकि आने वाला जो पीढ़ियां हमारी हैं उनको भी उसमें सुविधा मिले। कुल मिलाकर के अगर इस उदाहरण को देख करके यूं कहा जाए कि मान लो किसी एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि सामने गिलास रखा है और उस गिलास में दूध है लेकिन कम है, पूरा नहीं है। पूछा जाए कि अच्छा सामने देख रहे हो कि क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति कहता है कि इसमें दूध भरा हुआ है, आधा है, आधा गिलास दूध का उसको दिखता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये आधा गिलास में खाली है। अब वो बातें दोनों की सत्य हैं, लेकिन एक मनोभाव का अंतर होता है। मनोभाव में एक न्यूनता आ जाती है कि मुझे भरा हुआ दिख रहा है कि मुझे खाली दिख रहा है। थोड़ा ये अंतर स्वाभाविक ही होता है। इस पक्ष वाले दूध ये कह देंगे कि भरा हुआ आधा है, उस पक्ष वाले कह देंगे तो आधा खाली है। मनोभाव का अंतर होता है। लेकिन कभी कभी इससे आगे जो कठिनाई होती है, मैं तो कह रहा हूं, इसमें जब दृष्टि का अंतर होता है तो ये जो दोष है, मनोभाव का दोष है, ये दृष्टि दोष में बदल जाता है। और अगर कोई उसको गिलास को देख करके कोई ये तो है ही खाली, यानी उसको सारा ही खाली दिखता है, तो ये दृष्टि दोष होता है। तो हमारे कुछ भाइयों में दृष्टि दोष भी है, लगातार आलोचना भी करेंगे और बाहर अंदर खाते बैठ करके व्यक्तिगत से मिलेंगे, नहीं भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, ये भी कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से सब कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बजट में जो अपेक्षा, जैसे मैंने बताया कि एक तो भौतिक दृष्टि से दिखने वाला विकास, ये सब दिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीति में इससे ऊपर उठ करके भी विचार करना होता है। और उसमें हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं अपने 8 सालों में। उदाहरण के लिए मानो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये ऐसा कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, दूरदृष्टता का कार्यक्रम है। दूरदृष्टता अगर नहीं होगी तो इसमें आगे आने वाला समाज विकृत समाज होगा। हमने पानी बचाने की बात कही है, जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है, हर साल 1 मीटर के लगभग ये पानी डाउन जा रहा है। हमारे किसान भाई जानते हैं कि जो ट्यूबवेल चलाते हैं, हर 2-3 साल के बाद एक पाइप 10 फुट का उनको डालना पड़ता है। अगर आज हम नहीं संभले तो फिर बहुत बड़ा संकट आगे आने वाला है। हमने इस काम को लेकर बहुत से कार्यक्रम चलाए ताकि अगली पीढ़ी का हम ध्यान रखें। हमने तो यानी योजना का नाम रखा मेरा पानी मेरी विरासत। विरासत सामान्यतः व्यक्ति जब कुछ छोड़ के जाता तो उसका एक संपदा होती है, बैंक अकाउंट है, धन है, दौलत है, जमीन है,
गहने हैं, सब छोड़ जाता है। लेकिन उसको ये चिंता नहीं हुई अभी, जो अभी नहीं हो रही है पिछले कई सालों से, कि हमें पानी भी छोड़ के जाना है। पानी की मात्रा बड़ी सीमित है। अब ये चीजें बहुत पहले से गिर रही हैं, आज से नहीं, वर्षों हो गए। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो। दुनिया बहुत सचेत हुई पर्यावरण के नाते। हम लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान दिया है, लेकिन इसके ऊपर और गति बढ़ाने की हमारी आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम लोग, प्राकृतिक खेती की बात आई है। अभी हमारे एक माननीय विधायक बोल रहे थे कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, समय की आवश्यकता के हिसाब से हमने 60s में एक ग्रीन रेवोल्यूशन पर काम किया। अन्न की आवश्यकता थी, अन्न कम हो गया। एक समय व्यक्ति खाना न खाए, ये अपील भी उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने की। बहुत लोग वर्षों तक इसको निभाते रहे। अन्न की आवश्यकता थी, अन्न ज्यादा उगाओ, कैसे उगना है, बहुत से रिसर्च हुए, कोई गलत हुआ ऐसा नहीं है, हम आत्मनिर्भर हुए। लेकिन उसके साथ दोष जो पनपे, वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां वो बढ़ने लगी। आज आवश्यकता यह है कि हमको उस पर भी आग्रह पूर्वक प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, खाद जो है, जो परंपरागत खाद होते थे हमारे, वो करें, गौ पालन करें, गौ का खाद हो। इन सबको भी काम करने के लिए हमने बहुत से प्रयत्न किए हैं, आगे कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो उसको दृष्टि दोष नहीं कहा जाएगा, उसको दूरदृष्टि दोष कहा जाएगा। तो दूरदृष्टि के हित में हमको काम करने हैं, न कि दूरदृष्टि से ओझल होकर काम करने हैं। इन पर भी बजट का बहुत बड़ा भाग खर्च होता है। हम जो यहां लगातार चर्चा करते हैं, मेरे यहां सड़क नहीं बनी, मेरे यहां स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, बस अड्डा नहीं बना। ठीक है, बनने हैं, बनाने हैं हमको। ऐसा नहीं कि वर्तमान आवश्यकताओं को हमको दरकिनार करेंगे, लेकिन उन चीजों पर भी चर्चा उतनी गंभीरता से करनी चाहिए जो हम शायद भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। उस पर भी हम बहुत ज्यादा, पानी के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन सख्ती से लागू करने की बात कही है। हमने तो यहां तक कहा कि जहां पानी 30 मीटर से ज्यादा चला गया है, 100 फुट से ज्यादा चला गया, वहां बिजली का कनेक्शन भी तब देंगे जब आप माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाओगे। 85% सब्सिडी सरकार देगी। तो इतना तैयारी तो हमको करानी ही चाहिए कि हमारे समाज में जागृति आए कि पानी बचाना है। पानी बहुत सीमित है, हमारा अपना कोई सोर्स नहीं है। एसवाइल के झगड़े में कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ करके लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, बहुत नजदीक है। लेकिन जो है उसका प्रबंधन ये नहीं करेंगे तो पीने के पानी का संकट भी हो सकता है। तो मेरा कहना मित्रों कि बजट के अंदर इन सब बातों का हमने ध्यान रखा है कि इन सब चीजों का हम उपयोग करेंगे। ये वर्ष जो है थोड़ा विशेष एक वर्ष इसको मानता हूं जो बीता है हमारे इस 5 वर्ष के कार्यकाल में। दुर्भाग्य से पहले 2 वर्ष कोविड से प्रभावित रहे, और कोविड में हमारी जो गति है वो रुकी है, मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात यह कि सब लोगों ने मिल करके हमारी सर्वदलीय बैठकें भी हुई, और सर्वदलीय बैठकों में हमने बहुत सी चीजों में समस्या को पार करने के लिए निर्णय भी लिए। लेकिन संकट बड़ा था। उन 2 वर्षों में हम एक सेटबैक हमको लगा, रेवेन्यू में भी लगा, खर्चे में भी लगा, विकास में भी लगा। अब के बाद ये जो पिछला वर्ष गया 2022-23 का, हमको पिछले 2 वर्ष की कमी को भी पूरा करना था। बहुत से काम रुके हुए, उनको हमने शुरू किया। बहुत चीजों को करने के बाद आज भी जितनी हमें विकास के नाते उन 2 वर्षों की कमी पूरी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है। लेकिन हम उसके ऊपर प्रयत्न करके अब मेहनत करके इस अगले वर्ष में सब चीजों को पूरा करेंगे। हमको 2 वर्ष पिछले और इस 2 वर्ष का मिला के 4 वर्षों का काम सिर्फ 2 वर्ष में ही करना होगा। हमारी स्पीड हमको डबल करनी होगी, इसका हमने पूरा प्रबंध किया है। अब इसके साथ एक चीज और भी जो मैं ध्यान कराऊंगा कि एक हमने एक चैलेंज ले लिया, और वो चैलेंज ले लिया व्यवस्था परिवर्तन का। और खास करके व्यवस्था परिवर्तन के सारे विषय हमने उसकी तैयारी जो की उन कोविड के 2 वर्षों में की कि क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन हो सकते हैं। आखिर काम में कोई रुका नहीं है, बैठे नहीं, लेकिन सबके लिए जैसे था वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम के नाते हमने भी चाहे ऑफिस बैठ के, चाहे कमरे में बैठ के, चाहे कहीं बैठ के व्यवस्था परिवर्तन के बहुत बड़े बड़े काम किए। बड़ा हमने सपना भी लिया। जब कभी व्यवस्था परिवर्तन के काम ज्यादा होते हैं, उसके परिणाम निकलने में समय लगता है, और उस परिणाम के समय लगने के कारण से कहीं परेशानी भी होती है। उस परेशानी को
ठीक है, उठाते हैं, बहुत बंधु उठाते हैं, नागरिक भी उठाते हैं, हमारे विपक्षी दल भी उठाते हैं, कहीं कहीं हमारे विधायक भी हमको कहते हैं ये कठिनाई आ गई, ये आ गई, ये आ गई। मुझे मालूम है कि हमने कितने उसमें से विषय शुरू किए व्यवस्था परिवर्तन में। सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन परिवार पहचान पत्र का किया, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और पूरे देश में इस प्रकार का कोई किसी ने ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं किया है, दुनिया में भी नहीं किया है। हमको विश्वास है कि हम इस पर एक ऐसा बड़ा प्रयोग करके दिखाएंगे कि हर परिवार हमारे नेट में आ जाए, हमारे दायरे में आ जाए, ताकि उसकी पहुंच हमारी बहुत सीधी सीधी हो जाए। ये जो लंबा रूट होता है जनता के लोगों परिवार तक पहुंचने का, उस रूट को शॉर्टकट करके सीधा डायरेक्ट संपर्क सरकार का और उस व्यक्ति परिवार के साथ हो जो गरीब से गरीब है। परिवार पहचान पत्र में इसमें हमको सफलता मिल रही है। जब नया प्रयोग है, कठिनाइयां जैसे मैंने बताया आएंगी। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये बनाया, आलोचना हुई खूब, लेकिन आज जब लोगों को पता लग गया इसके क्या क्या लाभ हैं, डायरेक्ट पेमेंट किसान को होती है, सीधा उसके खाते में जाता है। बीच में विरोध किसानों ने भी किया, पॉलिटिकल लोगों ने भी किया, आड़ती बंधुओं ने भी किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन कितना लाभ उसका हुआ है, मेरा अनुमान है कि कम से कम 5-10% का लाभ सीधा सीधा उस राशि को सीधा उसके बैंक के अकाउंट में पहुंचेगा, उससे लाभ उसका होगा। हाँ, उसका लाभ होगा तो हो सकता है किसी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन किसान का लाभ, ये हमारी कमिटमेंट है, उसके ऊपर मैंने किया। हमने इसी प्रकार हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार का एक रास्ता बंद करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग कामों में बहुत शिकायतें होती हैं, बहुत इंक्वायरियां चल रही हैं, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन सबके खिलाफ नहीं होती है। और इसमें अगर कोई अवसर ही जो उसको बंद कर दिया जाए कि ये ना हो, तो अपने आप चीजें ठीक होती हैं। और उसको करने में एक कठिनाई आ रही है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो बीच का सिस्टम है, जिनको आदतें गलत पड़ी हुई थी, उनके कारण से वो सिस्टम थोड़ा हिला है। उनको सबको लगता है ये क्या हो गया, हम तो इसी कारण से सरकार में नौकरी करते थे। यहां तक सुनने को मिलता था, हम कहते थे कि नौजवान को कि भाई तुम काम नहीं है, चलो तुम्हें 15,000 रुपए की नौकरी कहीं प्राइवेट दिलवा देते हैं ना जी ना, डीसी रेट की नौकरी दिलवा दो, चाहे 10,000 रुपए मिलते हो। अब है तो वो भी नौकरी जो है अस्थायी नौकरी है, प्राइवेट में भी कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन 15,000 छोड़ के 10,000 की नौकरी सरकारी ऑफिस में मुझे मिल जाए, मैं सरकारी बाबू की तरह काम करूंगा, उसमें से क्या क्या लाभ उठाता है। रोज किससे आते हैं, सरकारी नौकरी को सुरक्षित नौकरी भी नहीं मिल रही डीसी रेट पर। लेकिन सिस्टम को रोकने के लिए, हमने पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम बदले हैं, वो सिस्टम इंजीनियरिंग के कामों में लागू कर रहे हैं, कर दिए हैं। विरोध हो रहा है, हमारे सरपंच बंधु इस बात का विरोध कर रहे हैं। काम तो करवाने हैं, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा कम है ये बात किसी ने नहीं कही कि हमारे पास बजट कम आया है। वो तो ना जी ना, पहले पैसा हमको हमारे हाथ में ला के दो, हमारे अकाउंट में ला के दो, हम जैसा चाहे वैसा काम कराएंगे हम ये। और यहां तक लोगों ने कह दिया, बहुत लोगों ने, कि हम इतने इतने लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, हमको पता होता तो ये लागू होना है तो हम पैसा क्यों खर्च करके आएंगे। अब इनडायरेक्टली तो ध्यान में आता है कि क्यों ये कह रहा है। फिर वो कहता है ये तो ठेका पता नहीं कौन ले जाएगा। मैंने कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कि मेरा आदमी लेना चाहिए, हमारी कोई गारंटी नहीं है, एक कंपटीशन है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था बदली है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अगले वर्ष से स्टेट का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। लोकल ऑडिट, जहां सरकार का पैसा 1 रुपया भी जाएगा, या तो सरकार से पैसे ले नहीं कोई, यानी संस्थाएं हैं बहुत, वो पैसे लेती हैं तो उनका ऑडिट होगा। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में आकर के ऑटोनॉमी अपना कर लें, कोई हमारे से ऑडिट ना करा, लेकिन पैसा अपने आप प्रबंध करे, ऐसी संस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं, वो अपना ऑडिट अपने आप करें, हमको उसकी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि हम इन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो दोष हैं, उन दोष को रोकने के लिए भी हमारे कई अभियान चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि करप्शन के ऊपर चोट मारने का काम पूरा कर रहे हैं। हमने पुलिस में भी एनफोर्समेंट ब्यूरो ये अलग बनाया है। हमने जो विजिलेंस को, बल्कि उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो रखा है। एंटी करप्शन ब्यूरो केवल स्टेट लेवल पर था, अब उसको हमने डिविजनल लेवल के ऊपर भी 6 इकाइयां उसकी भी खड़ी की है। तो इस नाते से इन चीजों को जितना हम सख्त कर सकते हैं वो करते हैं। अब मैं कुल मिलाकर उन चीजों का जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो बजट के आंकड़ों को लेकर के और बहुत से विषय यहां उठाए गए हैं। अब इसमें एक विषय तो मैं
हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने रखना चाहता था, आज संयोग से किसी कारण से नहीं आए होंगे। कल रात को कह रहे थे तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं आए हैं वो। तो भी उन्होंने जो आंकड़े कई बार हमको दिए, खास करके बजट के ऋण को लेकर के ये जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर उन्होंने 22 नवंबर 2022 को ये कहा कि आज प्रदेश पर 3,11,779 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसी के बाद उन्होंने 29 दिसंबर को ये कहा, चंडीगढ़ में ही उन्होंने कहा कि इस सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा को 4 लाख करोड़ रुपए से कर्ज में डुबो दिया है, जिसमें 3,25,000 करोड़ कर्जा और 1,22,000 करोड़ रुपए देनदारियां हैं। ये उनका अगला स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट उनका फिर 2023 के 1 फरवरी को आया कि हरियाणा में बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के समय में प्रदेश को कर्जवान बना दिया है, प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। यही बात हो गई कर्ज लेकर घी पीने वाली। फिर यह विषय आया 22 फरवरी को, तब उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 2,43,000 करोड़ रुपया कर्ज है, और कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 3,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। फिर 23 फरवरी को ही 2,85,885 करोड़ रुपए के कर्ज का आंतरिक कर्ज बताया, और 64,840 करोड़ रुपए लोन लेने जा रही है, ये बात कही। और इसके साथ कहा कि 2,29,000 करोड़ रुपए से अधिक ये कर्ज है। मेरा ये कहना कि ये 2 महीने में 5 बार अलग अलग आंकड़े अलग अलग बोलना, विधानसभा में मैंने उठाया, विधानसभा में उनको बताया, यानी किसी एक बात को बोल करके वो सच है या झूठ है, जब तक उसके विपरीत कोई बात सत्य साबित नहीं होती तब तक टिके तो रहना चाहिए। यानी हर बार अलग बोलना, अलग बोल के उनकी अपनी भी साख नहीं रहेगी। साख रहेगी अगर जो बोला है, चाहे झूठ बोला चाहे सच बोला, उस पर अड़ग अड़ग रहे। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। विषय उठाया नहीं, अब बात है ना कि मैं तो सदन के अंदर बोल रहा हूं, जवाब तो उन्हीं का देना मैंने। अब ये जवाब उन तक पहुंचेगा भी सही, सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी ये मान के चला जाता है। ठीक है, आपकी बात मान। नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, उनका मैसेज मैंने मान लिया, लेकिन मैंने भी कोई इतनी बड़ी गलत बात नहीं कही। मैंने सदन तथ्य के कहा नेता ने और वित्त मंत्री जी ने शुरू में ये कहा बजट के बारे में कि ये एक साइकोलॉजिकल जो है दृष्टि का अंतर है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंतर है। गिलास, इन्होंने पहले भी सदन के पटल पर ये बात कही है कि भाई गिलास आधा है भरा हुआ, आधा खाली है। ये तो इन्होंने मान लिया कि बजट का गिलास आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। उस खाली को अगर सच कह दिया, मुख्यमंत्री जी, आलोचना को सुनना, आलोचना को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी का साइन है, ये मेरी मान्यता है। और ये जो अच्छा कहलवाने की जो प्रवृत्ति है ना जी, इससे ऊपर उठकर आप सदन की में पटल के ऊपर आप बात रखो। जो आपने विपक्ष के नेता पे बात कही है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है जी कि कोई वो तो मेरे पास ये रिकॉर्ड है सारे, दूसरा एक फाइल दे देगा वो कह दूंगा, लेकिन इस पे व्हाइट पेपर आप इनकी भी कर दो और आपकी भी आ जाएगी, व्हाइट पेपर आप इशू कर दो, सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो, स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। दिखाऊंगा 2030 दिखाऊंगा। मित्रों, अब ये जब बजट के डेट की बात आई, स्टेट डेट की, तो
बहुत बंधुओं ने इसके ऊपर विषय रखा, हमारे कांग्रेसी मित्रों ने। अब उन्होंने 3 चीजों को मिक्स कर रखा है, 3 टर्म्स हैं। एक उसमें स्टेट जो डेट है, पब्लिक डेट जिसको कहते हैं, एक पब्लिक डेट है, उसमें कभी कभी अदर लायबिलिटीज को भी जोड़ देते हैं। पब्लिक डेट का फिगर अलग है, पब्लिक डेट एंड अदर लायबिलिटीज, इसका हेडिंग अलग है, उसका नाम ही है पब्लिक डेट एंड अदर लायबिलिटीज। और इसी प्रकार से कई जगह हम जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, एसपीईज, उनको भी उसमें जोड़ देते हैं। मेरा कहना है कि अगर कोई भी बात करनी है तो उसका कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करें, हम केले और अमरूद का ना करें। 2 चीजों का एक साथ हमको तुलना करनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस संबंध में थोड़ा जानकारी के लिए, सभी सदस्यों की जानकारी के लिए, पब्लिक डेट में जो चीजें आती हैं, 5 चीजें आती हैं। एक मार्केट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन, दूसरा बॉन्ड इशूड बाय स्टेट, यानी जैसे उदय का हुआ था पावर में, ऐसे ही लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम नेशनल स्मॉल सिविक फंड और लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल ये 5 हेड हैं जो पब्लिक डेट में आते हैं। और पब्लिक डेट के अलावा अदर लायबिलिटीज में आता है कर्मचारियों का जीपीएफ, इंश्योरेंस स्कीम, जनरल इंश्योरेंस स्कीम, फिर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। ये सब जो है स्टेट की अदर लायबिलिटीज हैं, ये डेट में नहीं आती हैं। सीएजी की परंपरा भी यही है, सीएजी इसको अलग अलग तरह से पब्लिक डेट और अदर लायबिलिटीज दोनों का बजट का हिस्सा होता है, तो ये पब्लिक अकाउंट्स रिपोर्ट में दोनों चीजें अलग अलग लिख के आती हैं। इसलिए इसको कभी भी मिक्स करके उसका यूज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहां तक स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज का लोन का विषय है, पब्लिक डेट का हिस्सा ये कभी भी नहीं रहा, ना हुड्डा साहब के समय रहा, ना हमारे समय रहा है अभी, और ना आगे कभी होगा। ये जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज है, इसमें चाहे एचएससीडीसी है, चाहे एचएसवीपी है, चाहे इस प्रकार के और संगठन संस्थाएं हैं, पावर है, ये सब चीजें, इनका डेट, इनका हिसाब सब अलग होता है। इसका अगर जैसे आप लोगों ने कंपैरिजन किया है, वो कंपैरिजन जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014-15 की रिपोर्ट में स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज का जो कुल लोन था वो था 69,922 करोड़। 14-15 का ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। आप इसमें से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रोफाइल ऑफ पब्लिक स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज 2014-15 से 15-16 तक, ये उनका एक यानी हरियाणा सरकार का एक डॉक्यूमेंट है छपा हुआ। इसके अंदर लोन्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन 7,200 करोड़, स्टेट गवर्नमेंट लोन इतना, अदर्स इतना, वर्किंग कैपिटल इतना, तो कुल मिलाकर 69 करोड़ 92,241 लाख है, यानी लाख हो गया तो 69,922 करोड़, 69,922 करोड़ ये आएगा कुल मिलाकर पब्लिक डेट में। स्टेट पब्लिक ये आएगा इसमें स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस का लोन। इसी प्रकार पीज का जो कुल लोन है, पीज यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये अलग से जो अगली किताब है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि उसका लोन जो है 14-15 का लोन। और इसी प्रकार अगला जो वर्तमान का, ये 14-15 में 21,000, ये अदर लायबिलिटीज का अलग से मैं आपको आंकड़ा बताया है कि इस आंकड़े के हिसाब से ही हमने जो कुछ कहा है वो इस आंकड़े के हिसाब से कहा है, हमने इसमें कहीं कोई चीज छुपा के नहीं रखी है। और इसी प्रकार जो 21-22 का लोन है, ये घट करके नहीं बढ़ करके 40,525 है। ये 21-22 में 40,525 करोड़। और अगर इसकी मैं तुलना कर दूं तीनों की, 2005-6, 14-15, 5-6 और 14-15 इन 9 सालों में ये 2.87 टाइम्स ये बढ़ा है, 2.87 बढ़ा है। और अगर 14-15 को अभी 23-24 के अनुमान के साथ जोड़ दें, क्योंकि 9 साल 23-24 में होंगे, 8 साल में तो और कम था, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में यदि 23-24 45,000 करोड़ रुपए में मान लेता हूं तो वो बढ़ता है 2.07 गुना।
यानी उस समय था 10 सालों में 2.87 टाइम्स, अब है 2.07 टाइम्स। 9 साल का 9 साल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये घटे हैं लोन दोनों चीजों में। तो इस नाते से मेरा ये कहना है कि हम लोग कोई भी जो आंकड़ा पढ़ के आए बोलें तो उसके अंदर जरूर हम कोई भी तैयारी करें, अपनी ठीक तैयारी करके आना चाहिए। अन्यथा कई बार आंकड़े जो हैं वो भ्रम पैदा करने वाले ये आंकड़े हो सकते हैं। क्योंकि एक ही विभाग का मैं आपको बताता हूं, जैसे एचएसवीपी में 2000 ये जमीनें खरीदी जो हमने, उन जमीनों के कारण से जो अनाउंसमेंट हुई, ये लोन उसके बाद अनाउंसमेंट के कारण से बढ़ने शुरू हो गए और ये 14,334 करोड़ रुपया मैक्सिमम लोन चला गया था। इसमें हमारे समय का भी है, पहले का ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे समय का इसलिए कि सब जमीनों के ऊपर अनाउंसमेंट आनी इस समय कोर्ट्स के द्वारा हुई। और जब ये 14,334 करोड़ गया, अभी हमने एक साल के अंदर ही 6,000 करोड़ रुपया कम करके 8,434 करोड़ रुपया कम कर दिया एचएसवीपी। इसी प्रकार एचएसआईडीसी जो 17-18 में 13,881 करोड़ रुपया हो गया था, ये भी अनाउंसमेंट के कारण से हुआ था, ये बाद में अब घट करके 7,000 करोड़ रुपया कम होकर के 6,944 करोड़ हो गया। 7,000 करोड़ रुपया एचएसआईडीसी में कम किया। इसी प्रकार पावर यूटिलिटीज, ये जो 37,821 करोड़ रुपया था 14-15 में, वो आज कम होकर के 14,813 करोड़ है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि 25,850 करोड़ रुपया ये हमने उदय स्कीम में ये स्टेट के हेड में लेकर के आए, ताकि अगर वो कहीं उस 37,000 करोड़ अगर चलता रहता और 11% का इंटरेस्ट रहता, तो उस दबाव में पावर डिपार्टमेंट इस समय तक शायद 60-70 हजार करोड़ पर आ जाता और पावर यूटिलिटीज का यानी एक खतरा हो गया था कि कल को बंद ना हो जाए। खाली हमारी हालत नहीं, सारे देश में था ये। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर सब स्टेट्स ने मिलकर उदय योजना में उसको सब्ज्यूम किया और उसके बाद थोड़ा रहा, उस थोड़े को भी वो उतारना शुरू कर रहे हैं। हमने जो उस समय लिया और उसको बाद में अब धीरे धीरे उतार रहे हैं, उसका इंटरेस्ट 8.2% है। उस समय जो 11 पॉइंट समथिंग था, उसमें भी हमने 6,000 करोड़ रुपए बचा लिया कम इंटरेस्ट के कारण से। ये बचत इधर हुई और यदि जो उस समय छोड़ा गया था पावर डिपार्टमेंट का, वो इंटरेस्ट लगा करके भी लगभग 20,000 करोड़ हो जाता, क्योंकि 2014-15 में ही वो लगभग छोड़ा गया था। 25,000 लिया तो 12,000 करोड़ रुपए छोड़ा था। 12,000 करोड़ रुपए का उस समय का 14-15 से लेकर आज तक सारा इंटरेस्ट लगाते तो 20,000 करोड़ हो जाता, जो 14,800 करोड़ है। मतलब 6,000 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट ने अपने उस सिस्टम में से कम किया है। तो पावर डिपार्टमेंट लगातार प्रॉफिट में है, वो उसको कम कर रहा है। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी आ रही हैं। एक विषय आया था इन्वेस्टमेंट का, हमारे राकेश दौलताबाद जी ने ये विषय उठाया था, नहीं है चले गए। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले हमने 8 साल में इन्वेस्टमेंट समिट तो एक ही की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट से पैसा आता ऐसा नहीं है। एक वातावरण बढ़ाने के लिए ठीक होता है, वरना कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं और क्या हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें से ही इन्वेस्टर जो है यहां आता है। इन्वेस्टमेंट में देश भर में हमारा स्थान पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर है, नंबर 1 पर है इसमें कर्नाटका, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर हरियाणा। यानी इन्वेस्टमेंट में गुजरात भी हमारे से पीछे है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि भैया 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टर जो आए थे, इतने लाख एमओयू हुआ, वो हुआ है, आगे चल के क्या होगा देखेंगे। लेकिन आज के समय में हमारा पर व्यक्ति हरियाणा का पर एक व्यक्ति 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। यानी 260 करोड़ रुपया हमारे यहां पिछले 8 वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है। 260 करोड़, 3 करोड़ की आबादी है। तो इस नाते से एक व्यक्ति के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ रुपया, ये हमारे आंकड़े हैं। इसलिए 90, अरे भाई 260 करोड़ है और 3 करोड़ आबादी है, 90 करोड़ ही बनेगा या 90 रुपए बनेगा? 90 रुपए बनेगा। हाँ, 90 करोड़ नहीं, 90 रुपए बनेगा। हाँ ठीक है, 90 रुपए। 260 करोड़ 3 करोड़ से भाग रहे हैं, 90 रुपए प्रति व्यक्ति। 90 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और कर्नाटका की 303 रुपए पे और महाराष्ट्र की 108 रुपए है। नहीं करोड़ नहीं, रुपए।
तो एक कंपैरिजन के नाते बता रहा हूं कि हम देश में साइन हुए थे, उसमें से कुछ आए, उसमें लगभग 60%। ऐसा होता है, ये एमओयू तो एक उस समय के गुडविल के नाते सबको लगता है यहां कर लो कोई कंडीशन तो होती नहीं, बाद में उनकी कंडीशन करके एमओयू के बाद फिर आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब वो आते हैं। और एक साल में उसमें से 10%, 8%, 12% इतना ही आता है। ये सारे देश भर का, हर स्टेट का ये है। जितने एमओयू होंगे उसमें से कई सालों के बाद जाकर के वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो मित्रों, मेरा तो कहना इतना है कि ये जो बजट की सारी कहानियां हैं, ये सब आज हमारी कोई खराब हुई ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि उससे पहले अगर सुधार ली जाती तो आज और ज्यादा सुधार हो जाता। उस समय अगर सुधार जाते तो हम भी वाह करते, लेकिन बहुत कांटे आप छोड़ गए। उसमें हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते, वो आपने हटाए नहीं, हम चल रहे हैं। बारहवीं शेरों का भी कोई और मदल है जो आपने लेने का कर रखा है, जो इतने सारे इकट्ठे करके? मैं किसी को नहीं कहती अगर मैं वो भी कहीं से सोर्स लेते हो, इतने सारे हर एक बात पे शेर करते हो। अगर मैं ये बता दूं कि ये सारी शेर और शायरी आपने मोहम्मद खान ने मुझे सिखाई है, फिर नहीं सर, वो तो किसी ने सिखाई होगी, ठीक है, लेकिन उसका भी सोर्स जो है रिवील कर दो, इतने सारे कहां से इकट्ठे करते? कृषि क्षेत्र का जो विषय आया, अब मैं एक एक विषय जो उठाए गए हैं, देखिए सब विषय इसलिए नहीं कि बहुत से विधायकों ने तो अपने क्षेत्र की डिमांड उठाई है, वो सारी डिमांड्स विभाग के साथ चली जाएंगी। यहां तो केवल बजट की चर्चा होती है कि विभाग को कितना हमने बजट दिया, पहले से कितना उसको बढ़ाया गया है, कम बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है, यानी ईयर टू ईयर जो हमारी वृद्धि होती है, एब्सोल्यूट वृद्धि भी नहीं, ईयर टू ईयर, वो हमारी कितने परसेंट हुई है, उसके हिसाब से ही हम उसका जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। तो कृषि के ऊपर जो ये कहा गया कि यहां कुल बजट का 3.9% ही है, तो मेरा ये कहना कि आखिर ये 2020-21 से जो चला आ रहा है, ये कृषि का बजट खेती के मद के लिए रखा जाता है, सारे किसानों के लिए रखा जाता है, किसान परिवारों के लिए रखा जाता है, नहीं है। किसान परिवार की कैपेसिटी तो हर जगह है, वो गांव की भी है, उसकी शिक्षा की भी है, उसके स्वास्थ्य की भी है, उसके बाकी चीजों की भी है। कृषि क्षेत्र, इसके लिए 2021-22 का जो एक्चुअल बजट था वो था 4100 करोड़ रुपया, और 22-23 का जो आरी अब जो इस समय पेश किया है वो 5758 करोड़ रुपया, और 23-24 का बीई वो 7341 करोड़ रुपया, अर्थात इसमें 27% की वृद्धि ये हमने की है कृषि में। तो ये कहना कि बहुत कम बजट रखा है, ऐसा नहीं है। जितनी आवश्यकताएं होती हैं, डिपार्टमेंट जितनी मांग करता है, उसके हिसाब से हम रखते हैं, उसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं आई है। और अगर मैं इसको 14-15 का बजट बता दूं तो उस समय 2156 करोड़ रुपया था, जो मात्र 3.4% था। जो आज जो है, भले वो 3.9 बता रहे हैं, लेकिन उस समय टोटल बजट का परसेंटेज तो देखते ही है ना, उस समय टोटल बजट का 3.4% था कृषि का, आज 3.9% है। आधा % कृषि का बजट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यूज भी होता है, यूज भी हुआ है। देखिए यूज का ये है, मैं आपको बताता हूं, हम ना गलत है, ना गलत आर्डर देगा। $133.15 करोड़। देखिए कैपिटल कुछ भी होती, कैपिटल अलग चीज है। देखिए टोटल बजट में कैपिटल भी आएगा, रेवेन्यू भी आएगा, सब चीजें आएंगी। और जो आपके जो सहायक है ना, जो आप लोगों को समझाते, पढ़ाते, सिखाते हैं, थोड़ा उनका भी लेवल देख लो कि किस लेवल के हैं, कौन पढ़ाता सिखाता है, वरना सारे झूठियां बोले हुए हैं। यानी धर्म की शिक्षा, नहीं बिल्कुल आपको समान मिलेंगी। तो आप इसको, अब इस समय तो जो आपने पहले बोला है, सुनिए कादन साहब, जो आपने पहले बोला है उसके जवाब में लाया हूं। आगे कोई आप चीज देंगे तो मैं तुरंत उसका जवाब निकलवा के दूंगा, ये कोई बहस नहीं हो सकती है। तो बस आप जो कुछ आपने जो फाइंडिंग पहले दी है,
दिया है, उसके बाद ये बजटरी जो है मैनेजमेंट दिया है, फिर क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस हैं। देखिए ये खजान साहब ये चलने Finance वाला of the state लगातार है। ये चलने वाले काम है, ये लगातार चलने वाले काम में ऑब्जर्वेशन 10 प्रकार की आएंगी। आज विषय हो रहा हमने आंकड़ा कितना रखा, कितना हमने एलोकेट किया, कितना हमने खर्च किया, और खर्च हमेशा एलोकेशन से कम है। ये चाहे आप पिछले बजट उठा के देख लो, चाहे आज के, केवल एक वर्ष 2015 में हमारा जो टोटल जो खर्च है पिछला जो अनाउंस हुआ था उसका 109% है। ऐसे ही आपके समय भी एक समय में या 2 समय में 100% के आसपास पहुंचा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि एक महत्वाकांक्षी बजट के रखना पड़ता है, कभी कहीं कम ना पड़ जाए, और बल्कि बाद में 2 बार उसको रिवाइज करते हैं। अब तो पहले एक ही बार होता था, अब हमने बीच में 2 बार सप्लीमेंट्री करना शुरू कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर और भी लिया जा सकता है, और हम कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाया जाए। आखिर तो फिर तो 2 बजट सेशन रख दो, एक जो बजट पेश किया है वो, और एक जो यूटिलाइजेशन हुई है वो, कहाँ खर्च किया, क्या प्रोग्रेस हुई, वो हो जाए, दूसरा सेशन हो जाए बजट का। बजट फिर सेशन ये के अंदर सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, फलाना है, सारा सुविधा, अब सारा पूछ भी लिया, और ये सारा सुविधा फिर आएगा दिखा। मैं कहता हूँ बजट सेशन के अंदर सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी आएंगी फिर बजट सेशन के नहीं, अंदर ऐसा है ना जी, ऐसा है, बजट ऐसे घूम फिर के नहीं बनता, बजट बनता है विजन से। अपना क्या विजन है, गवर्नमेंट का क्या विजन जो नहीं, आपका इसी तरह जो आपका था उससे बढ़िया। मैंने अपनी मांग पत्र रखा था आपके 2014 में, और वही मांग पत्र राजीव बेच आज गांधी है। कहते थे कि 1 जब- रुपया बेचते हैं, जब 20 पैसे खर्च होते उनके हैं। हल्कों की मांग इनके पत्र तो आप आंकड़े रख में लो, हमारे इसमें। आंकड़े में फर्क है। ये सुजेशन है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ बजट तो जो जो मांग पत्र है, बजट जो आप मांग रखते पत्र थे में एक मांग उससे तो बढ़िया रखना बजट है। नहीं, ये जो है ना जी, ये मुख्यमंत्री, ये स्पीकर साहब, इट इज ओनली ए जगलरी ऑफ द डाटा, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। इसमें इधर उधर के इधर पकड़ लिया, इधर पकड़ लिया, उधर पकड़ लिया, ऐसा है नहीं, ये सारा ऐसा ये पकड़ने कैग की देंगे। रिपोर्ट आ रही है, सारी आपको कैग की आंकड़े रिपोर्ट लेके है सारी आओगे, भाई। आंकड़े दो ना, ऐसे मत दिखाओ। हाँ तो मैं देखा, आंकड़े दो, मैं दूं, आंकड़े दूं आपने, हाँ दे देना। दो। बैठिए, आप दे के जाना, मैं उत्तर दूंगा। नहीं, मैं बता दूं, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप दो चाहे बाद में दो, इनका उत्तर मैं तो बाद में सारा जो मिलेगा। कैग की रिपोर्ट आ रही है जी, पहले ढूंढ लो आंकड़े, जरा बैठ के ढूंढ लो।